मुझे नहीं पता था कि मैं इंजीनियरिंग करियर को छोड़ के मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा, ई कॉमर्स और ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें। सो आपको नहीं पता होता, तो मुझे नहीं पता था मैं ई कॉमर्स में आऊँगा, अमेजोन कंसल्टेंट ट्रेनर और अमेजोन की वजह से जाना चाहूँगा पाकिस्तान में। तो आई डिडंट नो दिस। तो आपको नहीं पता होता कि आप 2016 में एक लगी लगाई नौकरी छोड़ के, एक बड़े ग्रुप को छोड़ के मैं ऐसी कंपनी की तरफ गया जिसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में, और जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। तो उस वक्त तो मुझे डर था अंदर कि भाई स्कैम ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उधर इंटरव्यू देकर आया हूँ, ऐसी खाली कंपनी है और मैं इतने बड़े ग्रुप को एक छोड़कर ऐसी जगह आ रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक रिस्की डिसीजन था एट दैट मोमेंट, बट आई टुक दैट रिस्क, और वो रिस्क मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने में सबसे अहम किरदार अदा किया उस नौकरी ने, उस जगह ने, उस एक्सपीरियंस ने। वो लोग ज्यादा कामयाब हुए जो सेल्फ स्टार्टर थे, जिनके अंदर सेल्फ पुश थी, वो अपने आप को आगे लेके गए, ग्रोथ माइंडसेट थे, रोते नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वर्दा भट्ट फ्रॉम बिजमाइंड पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस दौर में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की कितनी ज़्यादा अहमियत है और दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन तो कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जो यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड की तरफ माइल हो जाएं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेंटोर मौजूद हैं जिन्होंने डे एंड नाइट यूथ स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। दानिश खलील हमारे साथ मौजूद हैं जो एक एंटरप्रेन्योर है, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और दानिश, हमें सबसे पहले तो ये बताएं अब हमारे व्यूअर्स को कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस तरीके की आपकी जर्नी रही है और कैसे आपने सोचा कि ट्रेनर बन के यूथ को एम्पावर किया जाए। बेसिकली तो आई बिलोंग फ्रॉम कराची और आई स्टार्टेड ऑफ 8 years ago। तो मैंने मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली कि मैं ट्रेनर बन जाऊंगा। तो ट्रेनर बनना तो एक एक्सीडेंटल जर्नी थी, बट आई वाज वर्किंग एट अ कंपनी जो कि अमेज़ॉन पे सेलिंग करते थे। तो करते हैं इनफैक्ट। तो मैंने वहाँ जॉब की प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे, उनका एक ब्रांड मैनेज किया और उधर ही मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ। तो 1 से 1.5 साल बाद जब मैंने वहाँ काम किया और एक अच्छी पोजीशन पे आ गया, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेबल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, जिन्होंने स्टार्ट पाकिस्तान में समझ लें अवेयरनेस की और अमेज़ॉन का स्टार्ट लिया। तो उधर से मुझे अपॉर्चुनिटी जो है आई थी अमेज़ॉन रिलेटेड की ट्रेनिंग्स आप कराएं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, आई डिडंट हैव दैट आइडिया। और मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की, उनका फर्स्ट बैच रन किया, तो मुझे पता लगा कि भाई ट्रेनिंग वाली एक इंस्टिंक्ट होती है, एक स्किल होती है, वो बिल्ट इन है और वो सारी क्वालिटीज आपको लगा कि आपके अंदर मौजूद हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था कि मैं बन सकता हूँ ट्रेनर, बट व्हेन आई गेट इनटू दैट तो मुझे लगा कि नहीं यार, तो बन सकते हैं और कर सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं और गेटिंग अ गुड फीडबैक एज वेल फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली फ्रॉम दी। सो वो एक मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और मैंने वहाँ से ट्रेनिंग करियर का स्टार्ट लिया अपना 2017 में। 2017 से स्टार्ट लेके फिर मैं उसके बाद ट्रेनिंग्स में ही रहा, बहुत लोगों को ट्रेन किया उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। मैंने खुद इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी हद तक ट्रेनिंग्स की। फिर मुझे ट्रेनिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, वो फील्ड, वो कंसल्टेंट बन जाना, लोगों को गाइड करना, काउंसलिंग करना। तो मैंने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की 2019 में। और मैं उसके लिए इंडोनेशिया गया। वहाँ मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। वहाँ मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिला, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। तो उधर से बड़ी ऑनर मिली क्योंकि आई वाज द यंगेस्ट ओवर देयर। तो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैं उधर बड़ा यंग था, तो सब मुझे ये कहते थे कि यार आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, हमारी एज में आओगे तो पता नहीं क्या कर लोगे। तो वो एक अच्छी इंकरेजमेंट होती थी। और वहाँ पे मलेशिया से, बहरीन से और पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो हो गई थी ऑलरेडी, बट उधर से एक और पुश मिला कि नहीं यार, अब प्रॉपर ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर अपने आप को कह सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है? बिल्कुल। तो उस वक्त फिर मैंने ज्वाइन किया था इनेबलर्स को। तो 2019 में ही मेरा वहाँ स्टार्ट हुआ। तो उधर मैंने कराची एम्बेसडर के तौर पर स्टार्ट लिया था। तो बस वहाँ से ट्रेनिंग की जो है ई कॉमर्स की जर्नी है वो बहुत ऊपर गई। फिर डिफरेंट शहरों में गए, डिफरेंट लोगों से मिले। पहले तो कराची तक का एक्सपोजर था, फिर पंजाब साइड एक्सपोजर मिला, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद,
फिर एक्सपोजर इतना बड़ा कि पूरे सिंध की फिर मैं काइंड ऑफ लीडरशिप करने लगा, नेशन वाइड आपको चांस मिलता है। यस, तो फिर पूरा मुल्क जानने लगा ना, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ थी, तो उसमें एक्सपीरियंस हुआ। तो बस ट्रेनिंग अब ऐसा है कि ट्रेनिंग कराना अब पैशन है, अब इट्स नॉट समथिंग कि इट्स मीन्स टू एन एंड या यू नो ब्रेड एंड बटर है आपका। Exactly. वो तो बनी जाती है, बनी आती है चीज़ आपकी जब आप पैशन को फॉलो करते हैं। सो टेक्निकली इट्स नाउ अ पैशन। तो अगर कोई मुझे मेरे पास आता है तो उसको गाइड करना, उसको समझाना, उसको काउंसिल करना, वो मुझे ना अच्छा लगता है, अंदर से खुशी मिलती है कि नहीं यार अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो इट्स नॉट समथिंग कि लोग समझते हैं ना कि यार आप मतलब पैसे ही बना रहे हो ट्रेनिंग से। सो पैसे तो बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे यार, पैसे बनाने आए हैं ऑब्वियसली। और वो काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है कि जब इंसान अपने काम को एंजॉय कर रहा है। Exactly. तो और आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपने, हम तो खैर इस तरह की कोट्स सुनते हैं, कोटेशंस लोगों की देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स सुनते हैं कि जब पैशन आपका अलाइन हो जाता है आपके विजन के साथ, तो ऑब्वियसली वो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं आपके लिए। सो वही है कि एक सिलसिला बनता चला जाता है, एंड यू जस्ट कीप गोइंग, कीप फ्लोइंग, और फिर आप रुकते नहीं हो। तो दैट्स हाउ आई फेल्ट इन माय करियर, इन माय जर्नी। ऑल्दो मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है, तो मैंने एनईडी से इंजीनियरिंग की थी, और उसके बाद इंजीनियरिंग क्यों नहीं आपने आगे परस्यू किया? एक तो मेरी जो फील्ड थी दैट इज मेटलर्जी, तो उसको लोग सुन के पहले समझ नहीं आते थे, यार क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा मेटलर्जी फील्ड है मेरी, तो कहते थे मेटलर्जी क्या होता है। फिर मैं समझाता था भाई कि इट्स स्टडी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो स्टील इंडस्ट्रीज और जितनी मेटल इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ भी लोहा बन रहा है या मेटल की कोई चीज़ बन रही है, वो प्रोसेसेस हम बनाते हैं, हम सीखते हैं। इट डजंट साउंड कॉमन, यू नो। या इट्स नॉट कॉमन। तो लोग मैकेनिकल सुनते हैं, इलेक्ट्रिकल सुनते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर सुनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनते हैं, बट मेटलर्जी इंजीनियर नहीं सुनते लोग ना। तो वो एनईडी में भी मेरा फर्स्ट बैच था, हमारा फर्स्ट बैच था वो। तो वहाँ से मैंने पढ़ा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इंजीनियरिंग करियर को छोड़ के मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा, ई कॉमर्स और ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें। सो आपको नहीं पता होता where you actually end up. So that's what like I thought in my journey कि यार लोग समझते हैं ना कि यार पता नहीं, परेशान होते हैं लोग कि नहीं मैं या ये कर लूँ तो मैं ये हो जाऊँगा, फिर हो जाऊँगा। You never know where you end up. आपको नहीं अंदाजा है कि आप आज जो प्लानिंग कर रहे हो वो 4 साल बाद नल एंड वाइट हो जाएगी। That's true. आपकी प्लानिंग जीरो हो जाएगी और आप किसी अलग ही डायरेक्शन में चल रहे होगे। तो मुझे नहीं पता था मैं ई कॉमर्स में आऊँगा, अमेजोन कंसल्टेंट, ट्रेनर, और अमेजोन की वजह से जाना चाहूँगा पाकिस्तान में। तो आई डिडंट नो दिस। तो आपको नहीं पता होता कि आप शायद किस तरफ जा सकते हो, बट अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पे ग्रैब करना और राइट मोमेंट्स पे रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और ये हर कोई नहीं कर पाता। तो मैं समझता हूँ कि रिस्क मैंने काफ़ी खतरनाक लिए। 2016 में एक लगी लगाई नौकरी छोड़ के, एक बड़े ग्रुप को छोड़ के मैं ऐसी कंपनी की तरफ गया जिसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में, और जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। तो उस वक्त तो मुझे डर था अंदर कि भाई स्कैम ना हो जाए, कुछ भी हो। 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उधर इंटरव्यू देकर आया हूँ, ऐसी खाली कंपनी है और मैं इतने बड़े ग्रुप को एक छोड़कर ऐसी जगह आ रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक रिस्की डिसीजन था एट दैट मोमेंट, बट आई टुक दैट रिस्क, और वो रिस्क मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। उस नौकरी ने, उस जगह ने, उस एक्सपीरियंस ने। राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपने लिया। यस, ये कह सकते हैं। दानिश, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह ट्रेनिंग की तो आपने पूरी जर्नी बता दी, लेकिन इस ट्रेनिंग की जर्नी में आपको परेशानी, आपको हर्डल्स क्या क्या आई हैं? बीइंग अ ट्रेनर आई गेस, और इस तरह की फील्ड में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो आपको लगता है कि हमारी यूथ के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, कि वो जो बेसिकली हमारी यूथ ट्रेनिंग वाली साइड पे जाना चाहती हैं, तो किन किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल उनको रखना चाहिए? ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वैलिड क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज बहुत सारे लोग ही समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है ना वो बस आप ट्रेनिंग बस लें और अगले दिन से आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। Eventually the journey itself has many struggles. It's not something कि आपने ट्रेनिंग ली 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उसके बाद right away earning शुरू हो जाएगी। तो the biggest misconception we had in this industry वो ये है कि आप पैसे फौरन कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने YouTube पे देख लिया था कि पैसे कमा रहा है, बच्चा कमा रहा है, ये बड़ा कमा रहा है, घर बैठी खातून कमा रही हैं, तो भाई मैं भी कमा लूंगा या कमा लूंगी। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो लोगों का इस तरह से खराब हुआ। ऑल्दो
दो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सक्सेस स्टोरीज गलत थी या वो वीडियोस डालना गलत था। आपको खुद ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि लाइक एनी अदर बिजनेस दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। देन एट द एंड वो जाकर कुछ कलेक्टिवली साल 1.5 साल बाद जाकर किसी शेप में किसी पोजीशन में आते हैं। लोगों ने समझ लिया था कि ये गोल्ड माइन है, जाके लूट लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने सिखाया, और मेरी जो जर्नी की स्ट्रगल में आप कह सकती मुश्किलात रही वो ये थी कि हर बंदा ये समझता था कि वो पैसे कमा लेगा और हम उसको स्पून फीड करके हाथ पकड़ के पहुंचा देंगे और हर बंदे को लाख लाख रुपए की अर्निंग पे ले जाएंगे। हम नहीं ले जा सकते। हम मेंटोर कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपका सहारा बन सकते हैं, सपोर्ट बन सकते हैं। हम आपको 1 लाख अर्निंग करवा नहीं सकते क्योंकि आप मैच्योर इंसान हो। आपको 1 लाख अर्निंग मैं नहीं करवा सकता या आपसे मेहनत मैं नहीं करवा सकता। मैं आपको मेहनत के रास्ते बता दूंगा, मैं आपको शायद टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, बट आई कैन नेवर फोर्स यू टू डू दिस हार्ड वर्क और डू दिस स्ट्रगल बिकॉज दैट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। तो लोगों ने ये समझा कि यार हम उनको कामयाबी की उस सीढ़ी पे, उस कुर्सी पे बैठा देंगे जाके, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना हमारी है। हमारी जिम्मेदारी सिखाना था, फैसिलिटेट करना था, गाइड करना था। उसके बाद मेहनत आपने करनी थी, वो आपने नहीं करी। तो जो अपनी जिम्मेदारी की, अपने हिस्से की मेहनत थी वो इंसान ने नहीं करी, तो ब्लेम सारा फिर ट्रेनर्स और इदारों पे आया कि भाई आपने सही नहीं सिखाया, आपने अपने पैसे बना लिए। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखाते पहली बात किसी को? आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर, इस वक्त भी है, पहले भी था। आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। मैं अगर अपने घंटे दे रहा हूँ, 2 घंटे 4 घंटे हफ्ते में, वीक में या महीने के 12 आवर्स दे रहा हूँ, तो भाई मैं चार्ज करूंगा। व्हाई वुड आई डू दिस फॉर फ्री? मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, इतने सारे पापड़ बेले हैं, तो मैं ऐसी फ्री में दे दूँ आपको वो चीज़? सो आई डोंट बिलीव इन दिस फ्री कॉन्सेप्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन लोगों ने समझा कि नहीं भाई इसमें तो पैसे बन रहे हैं इनके और हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। बट टेक्निकली और रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों ने कामयाबी हासिल की। वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को कुछ समझा, अपने विजन ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखा और हमारे सिखाए हुए से 2x आगे जाके सीखा। मैंने सिखाया, मैं वहां तक ले गया ना आपको, मेरा रोल वहीं तक का था। आगे का रोल इंसान का अपना होता है। तो मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स गो बियॉन्ड ना। मतलब टीचर ने यहाँ तक सिखा दिया, ए से बी ले गया, बी से सी, सी से डी, ई, आप ही जाओगे ना। वो लोग ज्यादा कामयाब हुए जो सेल्फ स्टार्टर थे, जिनके अंदर सेल्फ पुश थी, वो अपने आप को आगे लेके गए। ग्रोथ माइंडसेट थे, रोते नहीं थे। जो रोने का कॉन्सेप्ट है ना कि बस हर बात में रोना है, मुझे नहीं मिला, मुझे यूं नहीं हुआ, मुझे दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, गिरना है, उठना है, फिर संभलना है, गिरना है, उठना है, फिर संभलना है। दिस इज हाउ दिस जर्नी वुड गो। दिस इज हाउ आई बिलीव एवरी जर्नी वुड बी लाइक दिस। किसी की भी स्ट्रगल जो है ना वो ऐसी नहीं होती कि यार वो बस आज रातों रात अमीर हो गया। पीछे की जो स्टोरी सुनते हैं ना लोग, जो दिखाते हैं, सक्सेस स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, इवन हम नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं, सीजन्स भी देखते हैं, उनमें भी जो ट्रू स्टोरी बेस्ड चीजें होती है उसमें भी पूरा जर्नी दिखाते हैं वो। कोई भी रातों रात अमीर नहीं हुआ है। जितने बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो रातों रात नहीं आज बन गए। जो शाहरुख खान है या XYZ है, वो रातों रात थोड़ी बना है। उसकी स्ट्रगल तो देखो, पीछे का बैकग्राउंड तो देखो। सलमान खान को 6 साल फिल्में नहीं मिली थी, कितनी बड़ी स्ट्रगल है इन लोगों की जिंदगियों में। वो कहाँ से आई है? तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि इदारा ऐसा आ गया है तो सबको लाखों रुपए की अर्निंग के बारे में सिखा रहा है, तो ये हमें भी पहुंचा देंगे वहां तक। गारंटेड अर्निंग की तरफ। गारंटेड अर्निंग कोई नहीं है, गोरे भी नहीं देते। इवन गोरे तो ये भी कमिटमेंट नहीं करते कि इस कोर्स को करने के बाद तुम्हारे आगे जाके 1 रुपया भी बनेगा, या रिकवरी होगी भी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट जो तुमने इस कोर्स को करने में लगाई वो भी रिकवर होगी नहीं होगी। गोरे साइन करवाते हैं आपसे, कंसेंट लिखवाते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, क्योंकि वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में बिलीव नहीं करते। दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, continuous struggle and persistent. You need to stay persistent in this. Continuity होगी, consistency होगी तो ही आप कामयाब होंगे। तो दिस इज द लाइक मेजर स्ट्रगल। लोगों का मिसकॉन्सेप्शन बहुत रहा है इस फील्ड के, इस ट्रेनिंग्स या ई-कॉमर्स के हवाले से, जिसकी वजह से स्ट्रगल हुई है। हमें भी फेस करना पड़ा है, इदारों को भी फेस करना पड़ा है, और डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम गिव अप ही कर जाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स पर, क्या कर सकते हैं। दानिश, अब तक कितनी यूथ को आप एम्पावर कर चुके हैं? आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली नंबर्स तो मुझे याद नहीं होगा, बट 10,000 प्लस का एक काउंट मैं जहन में लेके चल रहा हूँ जो मेरे पास अभी तक है। That's nice. ग्लोबली, नॉट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली
I've mentored and coached a lot of people outside Pakistan as well, especially in the Gulf and US, Canada, Australia. दानिश, अभी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दानिश से डिस्कस किया था कि हम ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। जी दानिश, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी जो यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ माइल हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि इस दौर में पर्टिकुलरली पाकिस्तान में सबसे सस्ता तरीका क्या है कि अगर किसी को ई कॉमर्स इनिशिएटिव लेना हो? सबसे सस्ता तरीका तो यही हो सकता है कि यू कैन स्टार्ट लोकली। आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स का ब्रांड बिल्ड करें, यहीं लोकली अपना स्टोर बनाएं ऑनलाइन। बहुत ही लीस्ट होता है तो मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट लिया जाता है। मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ट्रैफिक स्क्रैच से नहीं लाना। मार्केट प्लेसेस पे ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है। दराज की बात करें तो दराज.pk पे ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, वहाँ सेलर बन के अपना स्टार्ट ले लेंगे तो आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो अपने स्टोर को बिल्ड करके स्क्रैच से ट्रैफिक लाने पे करेगी, क्योंकि वहाँ आप स्क्रैच से ट्रैफिक खुद लाएंगे अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे, अपने सोशल पेजेस के ऊपर। तो बेस्ट तरीका, बहुत ही जो लीस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि यू शुड स्टार्ट विद द मार्केट प्लेसेस लाइक दराज, एंड देयर आर अदर मार्केट प्लेसेस वेल, जैसे कि बहुत सारे और भी मार्केट प्लेसेस ऑफर कर रहे हैं, सेलर्स को वेलकम कर रहे हैं। आई थिंक टेलीमार्ट भी वेलकम कर रहा है और भी इस तरह के और सारे मार्केट प्लेसेस हैं। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड देन ऑब्वियसली अपना ब्रांड बिल्ड करें, अपनी प्रेजेंस बिल्ड करें एंड स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करें। या हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल ऑलरेडी मौजूद है सेंड्स एंड स्टोरीज की, जिन्होंने ई कॉमर्स में ही अपना स्टोर बिल्ड किया, सोशल्स के थ्रू प्रेजेंस बिल्ड करी। अब वो फिजिकल की तरफ चले गया कि ऑनलाइन से फिजिकल की तरफ की बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया माशाल्लाह। तो उनका एक अलग तरीका था काम करने का, मार्केटिंग की टेक्निक्स अलग थी। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी विजनरी गाय एज वेल। और दिस हाउ यू कैन डेवलप योरसेल्फ। तो अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो यू शुड हैव योर ओन स्टोर एंड हैव योर सोशल प्रेजेंस। अगर आप सिर्फ सेलिंग करना चाहते हैं, मीन्स टू एन एंड, या किचन इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद द मार्केट प्लेसेस फर्स्ट। दराज पे करें। बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो कि सदर की मार्केट में जिनकी दुकानें होती थी, टी शर्ट्स वगैरह सेल करते थे, उन्होंने दराज पे बेचा और बड़ी ज़बरदस्त सेल्स की हैं। दराज पे जो ब्लैक फ्राइडे की या 11/11 की सेल्स अब तो हो रही हैं, क्योंकि वो अली बाबा ने एक्वायर कर लिया था। तो 11/11 की सेल्स है या 10/10 की सेल्स है, 12/12 की सेल्स हैं, उनमें उन्होंने इतने पैसे बनाए, इतना रेवेन्यू जनरेट किया। उन्होंने ये तो ज़बरदस्त मीडियम है, दुकान के वो किराए भी नहीं देने, खर्चे भी नहीं देने, बिल्स भी नहीं देने, और एक ऑनलाइन स्टोर, एक लैपटॉप और सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट करके चलाना है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं, ओवरहेड्स नहीं है ना। True. तो वो उनको इतना अट्रैक्टिव लगा कि वो सारे लोग मूव कर गए इस तरफ और फिर अपने छोटे छोटे स्टोर्स बना लिए, अपनी वेबसाइट्स बना ली। अब आप देखें बेतहाशा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने पेजेस हैं, मैं खुद इतनी शॉपिंग करता हूँ वहाँ से। तो अब इतना कॉमन हो गया है कि इट्स ईजी टू बाय फ्रॉम देम। लोग समझते हैं अभी भी कि स्कैम है, ऑनलाइन खरीदारी करना स्कैम है, कुछ के चीज बदले कुछ आ जाएगा, या मतलब शूज मंगाएंगे तो बदले चप्पल आ जाएगी। ऐसा होता भी है, और कभी कभी होता भी है। इवन दराज के एक्सपीरियंसेस भी कभी कभी खराब हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो किस मार्केट में नहीं होता, मतलब अमेजोन पे भी एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, वॉलमार्ट पे भी हो जाता है। तो इट डज हैपन। वो तो एक सेलर की अपनी एथिक्स के ऊपर भी है ना, बेचने वाला तो सेलर ही है, अब वही कुछ और बेच रहा है, तो फिर उसमें इदारा या वो जो मार्केट प्लेस है वो क्या करेगा। तो वो थोड़े बहुत तो इस तरह के वाकयात होंगे और एपिसोड्स होंगी। तो यू कांट जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट, लेकिन दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल। इससे छोटा स्टार्ट तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत ही मतलब कम करना चाहते हैं आई गेस, तो ड्रॉप शिप वगैरह लोग करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट मॉडल, बिकॉज मेरे थोड़े से उसमें इख्तलाफात हैं हलाल हराम के, तो मैं इस वजह से उसमें बात नहीं करता ज़्यादा। बट वाइट लेबल कर लें, अगर प्राइवेट लेबल नहीं करना, ब्रांड नहीं बिल्ड करना, वाइट लेबल से स्टार्ट लें। वाइट लेबल में ये होता है कि आपको ब्रांडिंग नहीं देनी उसको, आप उसको राइट अवे एक नॉर्मल से प्लेन बॉक्स में भी बेच सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू ब्रांड, या आपको ब्रांड का लोगो नहीं लगाना, कि जब आप ब्रांडिंग करके बेचते हैं तो उनके सर्टेन एमओक्यूज होते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज होती हैं, वो सर्टेन क्वांटिटी में बनाते हैं एक चीज़। अगर आप एक जेनेरिक चीज़ बनवा रहे हैं जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई लेबल नहीं है, तो वो आप इजीली बेच सकते हैं बगैर बड़ी इन्वेस्टमेंट की।
So that's how we can do it. दानिश, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने ई कॉमर्स से इनिशिएटिव लिया तो है, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन से ऐसा हर्डल है जो उनको सक्सेस नहीं कर पा रही है? Well, I believe in my e-commerce journey, the reason why we have failed so far is because wrong selection of product. Okay. And we tend to avoid some of the things for our competitors. Like हम competitor की बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं. Competitor को read करना, उसका right analysis करना is the very important point. अगर आप अपने competitor को अच्छे से समझ रहे हैं तो you can develop a very good product. तो मेरे हिसाब से एक तो कभी कभार गलती प्रोडक्ट सिलेक्शन में हो जाती है कि नीश वो जो थी वो बहुत कंपेटिटिव थी, ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स, बड़े जाइंट्स बैठे हुए थे उसके अंदर, तो वो ब्रांड डोमिनेंट नीश थी, तो उसमें आप काम नहीं कर सके, नहीं सर्वाइव कर सके। जिस तरह अमेजोन में भी हम कहते हैं कि बेडिंग या होम टेक्सटाइल या इस तरह की जो नीशेज हैं वहाँ बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी भी मैंने नए सेलर को पिछले 2-3-4 सालों में ग्रो करते हुए देखा है अपने आंखों के सामने। इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रो किया है उन नीशेज के अंदर जहाँ पर पहले से 10-10 साल से बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए थे। तो ये आपकी अपनी स्किल भी होती है, काबिलियत भी होती है और अपने ऊपर भरोसा भी होता है। प्लस कोई बिजनेस स्ट्रेटजीज भी होती है ना कि आपको किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है। आजकल तो देखिए मार्केटिंग का सबसे बेस्ट मीडियम या क्विकर मीडियम इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ट्रू। सो जितना तेजी से आप उसके जरिए से ऊपर आ सकते हैं, अपनी सेल्स ले सकते हैं। पेड मार्केटिंग में तो वही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, एसईओ करना। एग्जैक्टली। तो अगर एक इन्फ्लुएंसर ने आगे आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कर दिया है तो वो जिस तरह वायरल हो सकती है उसका कोई और नेमोल बदल नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाएं। और आजकल पाकिस्तान में आप देख ही रहे होंगे कि एक ट्रेंड है, जैसे कि जीरो लाइफस्टाइल आपने देखा। उसने जिस तरह एंट्री की मार्केट में, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो इस तरह वॉचेस बेच रहे थे, एयरबड्स बेच रहे थे, चाइना की प्रोडक्ट्स तो चली रही थी और भी कुछ बड़े ब्रांड्स थे हमारे यहाँ जो बेच ही रहे थे। लेकिन जिस तरह उसने भी मार्केट बनाई है, जैसे वो आया है बड़े नामों के साथ, बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ उसने मार्केट किया है, ये अप्रोच ऑब्वियसली आपको एक अलग तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करती है। इसी तरीके से हम फूड पैंडा की एग्जांपल ले लेते हैं कि फूड पैंडा के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बन के सामने आई हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बिल्कुल। एंड आई थिंक मुझे तो नजर भी नहीं आता अब कोई। हमारे पास इवन ऑप्शन ही नहीं है ना। ऐसे ही है, बिकॉज फूड पैंडा एक तो ऑब्वियस बात है कि ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट की तरफ है वो, और ऑब्वियसली उनकी सर्विस लेवल और जो उनका एक नेटवर्क है, रिसोर्सेज हैं, वो ऑब्वियसली उसको मीट नहीं कर सकता आसानी से। सो कन्वीनियंस का दौर है, तो कन्वीनियंस अगर आप आवाम को देते हो तो थिंग्स वुड बिकम ईजियर। एक बड़ी ज़बरदस्त एक स्टार्टअप है, इट्स एन इंडियन स्टार्टअप, और उसमें आप देखें तो उन्होंने क्विक कॉमर्स की बात की है। मतलब वो देखें, अब लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले तो क्रेव मार्ट लेकर आया था ना कि 3 मिनट में डिलीवरी, घर पे ग्रोसरी। वो क्विक कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब लोग उसकी तरफ चले गए कि लोगों को में अब वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का सब्र भी नहीं है, हमें सेम डे चाहिए और विद इन एन आवर चाहिए। जैसे कि वो एक सर्विस आई थिंक TCS ने तेज करके निकाली थी कि वो 1 घंटे में या पता नहीं कितनी देर में वो आपके कोरियर्स डिलीवर कर रहा था। तो ये कन्वीनियंस आपको आजकल चाहिए, इसको क्विक कॉमर्स कहते हैं। तो आप इंडिया में देखें या बड़े मुल्कों में देखें तो वहाँ अब ये कॉन्सेप्ट चलने लगा है, आधे घंटे में डिलीवरी, गारंटेड 20 मिनट्स में डिलीवरी, क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क ऐसे बना दिए हैं कि अब वो क्विक कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों में कन्वीनियंस का सबर वबर नहीं है कि यार अब इतनी देर में आएगा, इतने दिनों में आएगा, फ़ौरन चाहिए। सो ये एक नया ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप कि ये बड़ा इवॉल्व हो रहा है, हो भी चुका है काफ़ी मुल्कों में। पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में भी नहीं है ज़्यादा कॉन्सेप्ट। लोग ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मेकर की तरफ आ रहे हैं ना कि कम से कम वेट आप लोगों को करना पड़े। दानिश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया भर में ई कॉमर्स के ताज़ा तरीन ट्रेंड्स क्या हैं? इवन पाकिस्तान में इन ट्रेंड्स को अपनाने में कितना पीछे है पाकिस्तान इतना पीछे है जैसे कि बाकी चीज़ों में पीछे है। बिकॉज ई कॉमर्स में 3.6 या 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, नियर अबाउट आई गेस 4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें आई थिंक नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 यूएस है। यूएस ने लास्ट ईयर 1.1 ट्रिलियन डॉलर हिट किया है। तो ये ट्रिलियन की बात हो रही है, बिलियंस या मिलियंस की बात नहीं हो रही। तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर यूएस ने लास्ट ईयर हिट किया है ई कॉमर्स में अलोन। नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 यूएस है। पाकिस्तान आता है नंबर 36 पे, और हमारी आबादी कोई 25 करोड़ होगी। इंडोनेशिया इज नियर अबाउट 27-28 करोड़ अराउंड।
तो इंडोनेशिया हमसे बहुत ऊपर है। आई थिंक इंडोनेशिया इज एट नंबर 6th or 7th और हम नंबर 36 पे हैं, तो बहुत बड़ा गैप है। वो $51 बिलियन की कैप पे खड़ा है, हम $6 बिलियन पे मुश्किल से पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वी आर वे 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 बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं। तो पाकिस्तान में जितना मैं समझता हूँ स्कोप है, जितनी बड़ी आबादी है जिसको केटर कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, US, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज ने आबादी पे ही खेला है ना। आबादी इतनी ज़्यादा है कि एक एक दो दो भी लेंगे भाई तो बन ही जाएगा $1 बिलियन। तो ये पाकिस्तान में भी आराम से हो सकता था, अभी भी हो सकता है। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत जान है और यहाँ हम देखें तो ई-कॉमर्स का रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी अभी प्रेजेंस ई-कॉमर्स की तरफ या ऑनलाइन की तरफ इतनी हो गई है कि वो अपना मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू उधर देख रहे हैं। उनके साल बाय साल एवरी ईयर उनकी फोरकास्टिंग बढ़ रही है कि अब ई-कॉमर्स से हमने इतना जनरेट करना है, इतना जनरेट करना है। तो मैंने जो अभी तक नोट किया है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की शिद्दत से कमी है और लोगों में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, भरोसा कि ई कॉमर्स में स्कैम नहीं है, ऑनलाइन में स्कैम नहीं है, अभी वो भरोसा स्टिल उतना नहीं है, अभी भी डर है। वो अभी भी फेस कर रहे हैं ना स्कैम को। तो हमें रेगुलेटरी बॉडीज बनानी चाहिए डेफिनेटली। इसमें एक ऐसे इदारे बने जो ऑफिशियल इदारे हों, गवर्नमेंट ऑपरेट करे, गवर्नमेंट उसको रन करे और उसमें ये हो गया भाई वो इदारे फिर रेगुलेट करे ना चीज़ों को। जैसे कि सिंध फूड अथॉरिटी है, इस तरह के बड़े बड़े ऐसे इदारे होते हैं जो जाके रेस्टोरेंट्स को चेक करते हैं, उनको ऑडिट करते हैं, दुकानों को, रिटेल को देखते हैं। तो इस तरह के इदारे होने चाहिए ई कॉमर्स के लिए भी स्पेसिफिकली, जो कि इनको ऑडिट करें, इनको देखें कि ये कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये कहाँ पर इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं, लोगों को धोखा हो रहा है। कोरियर इज़ अ बिग इशू इन पाकिस्तान। बड़े मसले हैं कोरियर के, टाइम पे डिलीवरीज नहीं है और लेट डिलीवरीज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। कोरियर का मैंने बहुत इशू यहाँ पर देखा है, लोकल ई कॉमर्स सेलर्स को देखे जो काम कर रहे हैं। तो कोरियर चैलेंजेस हैं, डिलीवरी चैलेंजेस हैं, लोगों को अवेयरनेस चैलेंजेस हैं। इवन हर इंडस्ट्री में ही कोई ना कोई ऐसा चैलेंज है पाकिस्तान में जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यस, और अब थोड़ी सी वो प्रॉब्लम्स बढ़ती भी जा रही हैं। अभी आप रिसेंटली देखें तो इंटरनेट के जो इश्यूज हैं, उसकी वजह से मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत अफेक्ट हुआ हूं। अभी 2 दिन पहले फिर इंटरनेट के इश्यूज थे ना, इवन ई कॉमर्स इंडस्ट्री हिलके रह गई है क्यों ना आप बात कर सकते हैं, ना मीडिया जा रहा है, ना अटैचमेंट्स हो रही हैं, ना वीडियो अटैच हो रही है, वीडियो लोड हो रही है तो हो ही जा रही है। तो ये हमारे काम के लिए हर्डल्स है ना। अब हमें किसी ने आर्ट वर्क्स भेजे हैं, वो आर्ट वर्क्स हम डाउनलोड कर रहे हैं 2 दिन से डाउनलोड पे लगा हुआ है गूगल ड्राइव पे, वो 1 point something GB की फाइल है। तो ये कैसे काम करेंगे? ये जो डिलेज हैं दैट इज एडिंग अप टू आवर बिजनेस डिलेज ना। उसकी वजह से हमारा क्लाइंटेल हर्ट हो रहा है, हमारा काम हर्ट हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। ये छोटे छोटे चंक्स जब कलेक्टिवली आएंगे तो वो बड़ा नुकसान बनेंगे। तो ये एक बंदे का नुकसान है, एक छोटी सी एंटिटी का, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों से, तो कितना नुकसान है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये इस मुल्क के लिए डिजिटल पाकिस्तान का जो हमारा विजन है उसके लिहाज से बहुत नुकसानदेह है। हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेट को एटलीस्ट सही चला लें, वो हमारे लिए बहुत फ्यूल से भी बढ़ के चीज़ है इस वक्त। थैंक यू सो मच दानिश। अभी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपसे आपकी कंसल्टेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। दानिश, जिस तरीके से आप एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, तो आपके पास ज़्यादातर क्लाइंट्स किस एज ग्रुप के आते हैं? यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं, बट अभी जैसे मैंने अपनी कंपनी एक्सपोनेंशियल जब से स्टार्ट की है तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब वी बिल्ड ब्रांड्स ग्लोबली, स्पेशली ऑन अमेजोन। सो हमारे पास वो ज़्यादा कम्युनिटी आती है जो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो वो थोड़े से बिजनेस बैकग्राउंड के और मैच्योर एजेस के लोग होते हैं। यंग ज़्यादातर लोग उस वक्त आते थे जब ट्रेनिंग का ज़्यादा रुझान था। अभी भी मेरे पास ट्रेनिंग्स के लिए 1-on-1 कोचिंग जैसे मैं देता हूँ तो उसके लिए ज़्यादातर यंग लोग ही आते हैं जो कि बैचलर्स हैं या मास्टर्स कर रहे हैं। बिल्कुल इवन मेरे पास अभी O levels A levels के बच्चे भी आ रहे हैं। और वो उनके माँ बाप उनको अभी से ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो माशाल्लाह वो बड़े तेज़ बच्चे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा अभी तक लर्निंग उनकी जा रही है। तो काफ़ी यंग एजेस के बच्चे भी आ रहे हैं। तो सीखने की हद तक जहाँ तक है तो वो ज़्यादातर यंग लोग आते हैं, और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है तो वो ज़्यादातर बिजनेस। लेकिन अगर मैं सिर्फ यूथ की बात करती हूँ तो किस तरीके के बिजनेस प्रपोजल्स वो आपके साथ डिस्कस करते हैं?
यूजुअली डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस के प्रपोजल्स होते हैं कि काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे होते हैं जो कि आजकल का रुझान है लोगों का, और कन्वीनियंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पोर्टेबिलिटी है उन प्रोडक्ट्स के अंदर, इनोवेटेड हैं। तो वो इस तरह की जैसे यंग जनरेशन जिस तरह अट्रैक्ट होती है उस तरह की ही प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे होते हैं यूजुअली, और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके। तो हमारे दिमाग अलग तरीके से चलते हैं, उनके अलग चल रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ हमारे उसमें काफ़ी डिस्पैरिटी भी होती है, लेकिन ये कि प्रोडक्ट की जो आइडियाज़ की जो इनोवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा उनके अंदर इंटरेस्टिंग होता है। एज कंसल्टेंट आपको क्या लगता है कि जो यूथ आपके साथ एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस कर रही है वो कहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा कर रहे होते हैं? Sometimes I found them very emotional with their idea. So you don't have to be very emotional with whatever ideas you have. तो अगर आप इमोशनल अटैचमेंट कर लेंगे किसी चीज़ के साथ तो फिर वो होता है कि भाई ये तो मेरी अपनी चीज़ है, इसको तो मैं ऐसे करूँगा, इसको मैं वैसे करूँगा। आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से उसको मोल्ड करना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं मोल्ड कर सकते। मार्केट ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, एनालिसिस क्या कह रहे हैं, डेटा क्या कह रहे हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने उसको मोल्ड करना होता है। तो इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के हवाले से। दैट इज़ हाउ आई फील इन द यंग यंगस्टर्स कि उनमें ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती होते हैं। आजकल के दौर में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मेजर स्किल्स हैं जो हर किसी को आनी चाहिए अगर उन्होंने मुस्तकबिल में सर्वाइव करना है? तो आई थिंक देखिए जैसे कि एक वक्त में सॉफ्ट स्किल्स को कहते थे कि मैंडेटरी है, कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ईमेल लिखनी आनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। पहले होता था ना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज होते थे, बहुत कॉमन थे। आज के वक्त में आई बिलीव डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। यू शुड बी टेक सेवी, टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल आना चाहिए। अपने आप को कितना कन्वीनियंस की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कितना आसान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि अब जो दौर है ना वो बहुत ज़्यादा डिजिटल दौर है। तो हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। इवन टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन सब ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू हो रही है। इवन पूरा कारोबार मोबाइल पे चल सकता है, आपको लैपटॉप भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरफ लेके जाएँ, और जो फास्ट पेस वर्ल्ड है, जो अडॉप्टेबिलिटी टू चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उस हिसाब से इंसान को अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। अपने चाहे आपकी कोई भी एज हो, इट्स नॉट ज़रूरी कि मैंडेटरी नहीं है कि आप यूथ हैं, यंग हैं तो आप ही अडॉप्ट कर सकते हैं चेंजेस को, टेक्नोलॉजी को। जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं और वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ दे कैन ऑल्सो इवॉल्व। कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट का दौर है ये। आप एक जगह बैठ के जिंदगी भर 15-20 साल की चीज़ नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना है, इनोवेट करना है, नई चीज़ें लानी है, नए सिस्टम्स लाने हैं, नए प्रोसेसेस लाने हैं। और मार्केट ट्रेंड के साथ आपको अप टू डेटेड रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे कि अब चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे। और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल अगर आप करें तो आपको वो पूरी चीज़ें लिख कर दे देता है। लाइक आपका वो समझ लें कि एक हेल्पफुल एम्प्लॉई है, काइंड ऑफ रिसोर्स है जिसको आपने रखा हुआ है, और उसकी पेड अगर सब्सक्रिप्शन लेके आप महीना पे कर रहे हैं तो आप उसकी सैलरी दे रहे हैं, उसके जरिए आपको पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम चैट जीपीटी अलोन। दैट्स ट्रू। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करें। एआई का दौर है तो एआई की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब जो है ना हर बंदा एआई की अडॉप्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है कि एआई को इंस्ट्रक्शन कैसे देनी ये आना चाहिए आपको। क्योंकि ये तो है ना कि लोग कहते हैं यार ये तो हमारी नौकरी ले जाएगा, तो हमारी जॉब चली जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो एआई को सीखो और एआई से फ़ायदा हासिल करो, इंस्टेड ऑफ कि आप फिर वही बात के रोना शुरू कर दो कि ये तो हमारी जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको उसकी स्मार्ट होना पड़ेगा। पोस्ट कोविड में चीज़ें हो गई हैं अब स्मार्ट। अब आप टेक सेवी हो जाएं, डिजिटल हो जाएं, यही ज़रूरी है। और अपने कारोबार को जितना ज़्यादा ऑनलाइन रखें उतना बेहतर है, क्योंकि कोविड ने लोगों को बड़ी हिट दी है कि फिजिकल जो कारोबार हैं, फिजिकल जिसकी भी लोकेशंस हैं और जो काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हिट हुआ था वो। तो ये कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएं जितना जल्दी हो सके, दैट्स बेटर फॉर अस। अच्छा, बेसिकली बहुत सारी हमारी यूथ ऐसी है जो ई कॉमर्स की तरफ तो आ चुकी है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको अब बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी हैं। कहा जाता है कि ये वेबसाइट है, यहाँ से फ्री कोर्स कर लें, ये वेबसाइट है, यहाँ फ्री कोर्स कर लें। जो मुझे पर्सनली खुद भी फील होता है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि हम ये कोर्सेज़ कहाँ से सीखें। तो आप कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो?
कोर्सेज तो देखें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी यूडेमी पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है, एनेबलर्स है, ये दोनों बड़े नाम हैं। तो ये 2 बड़े नाम हैं, इनकी तरफ आप जा सकते हैं। इनके कॉलेजेस भी शायद खुल गए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो उधर हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ये अच्छे बड़े इदारे हैं, इनकी तरफ जा सकते हैं। और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली हाईलाइट एनीवन, बट ये दोनों बड़े नाम हैं और हर बंदा इनको जानता है, तो इन्होंने काम भी बहुत किया है पाकिस्तान में। तो इन दोनों इदारों की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ वहाँ ना मिले और किसी स्पेसिफिक इदारे की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि आई थिंक SEO पर्सपेक्टिव से आई स्किल्स एक बहुत बड़ा इदारा है, तनवीर नाम लगा, आई स्किल्स, ओके। तो वो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। SEO की ट्रेनिंग्स या ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हो गई, तो वो बड़ी ज़बरदस्त आई स्किल्स पे हो रही होती हैं, तो वो भी एक अच्छा इदारा है जो उस पर काम कर रहा है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं, बड़े इदारे हैं जो इन स्पेसिफिक एरियाज़ में काम कर रहे हैं। बट डोंट यू थिंक कि हर कोई इन इदारों को अफोर्ड नहीं कर सकता? आई डोंट थिंक सो कि फीसेस अब उस लेवल पे हैं, अफोर्डेबिलिटी देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह की भी फीसेस अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं अगर प्राइवेटली आप पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ वन टाइम फीस एंड यू आर इन्वेस्टिंग ऑब्वियसली इन योर एजुकेशन, नॉट ओनली इन योर एजुकेशन बट यू इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स। तो अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करना कोई बुराई नहीं है, और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, तो मेहनत करके कोशिश करके इसको मैनेज कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन इसके अलावा और भी तो ऑप्शंस होंगे। डेफिनेटली हैं, बहुत सारे लोग हैं वो फ्री कोर्सेज भी करा रहे हैं, बड़े इदारे हैं, जैसे ये JDC करा रहा था और अपना सैलानी करा रहा है। सैलानी के कोर्सेज बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके से बनो काबिल प्रोग्राम जो जमात इस्लामी का था वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया है। तो ये इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। सो इस तरह के और भी बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी भी मैटर करती है कि वो सिखा क्या रहे हैं और आपको वैल्यू क्या मिल रही है। उनका सिलेबस किस नौइयत का है, या उनका कोर्स आउटलाइन क्या मैटर करता है, वो सिखा क्या रहे हैं, उनके जो सिखाने वाले हैं उनका खुद का बैकग्राउंड क्या है, उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इदारे हैं बहुत सारे डेफिनेटली, तो जो अफोर्डेबिलिटी इशूज़ हैं वो उस तरफ जा सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर इन नामों की तरफ जा सकते हैं जो मैंने शुरू में बताया। दानिश, अमेज़न की तरफ आते हैं। जो लोग अमेज़न पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनके लिए अहम स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो उनको बजट एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला बजट्स का है। क्योंकि लोग समझते हैं कि ये कारोबार जो है ना वो $5-10 हज़ार $20,000 से हो जाता है, बट इवेंचुअली जो कारोबार है उसके लिए आपको कैश फ्लो बैकअप पे रखना पड़ता है। तो अगर ई-काम 20,000 से होगा तो आपको बैकअप पे कम से कम 15-20 हज़ार और रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डू अ प्रॉपर बिजनेस। क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन टाइम के बाद आके ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपके कैश फ्लोज हर्ट हो जाते हैं, तो आपको वापस मजीद कैश इंजेक्ट करना पड़ता है बिजनेस में, उसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए, अदरवाइज वो बिजनेस डेड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड बजट, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइवेट लेबलिंग ही करवाता हूँ। आई डोंट प्रेफर एनी अदर मॉडल, क्योंकि और कोई बाकी जो मॉडल है वो मेरे हिसाब से इतने वर्थ इट नहीं है। तो प्राइवेट लेबलिंग अगर आपने करनी है और अमेज़न पे USA में काम करना है तो यू शुड हैव एटलीस्ट $30,000 to $40,000 इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन ऑर्डर टू किक ऑफ। और इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सालाना बेसिस की बात करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपकी वैसी जनरेशन नहीं होती, क्योंकि आप 6 महीने तो आप लाइव होते में लग जाते हैं, तो 6 महीने ही बचा आपके पास, 6 महीने में आप शायद प्रॉफिट में आ जाएं, तो 1 साल तो आपका ऐसे निकल जाता है। लेकिन शुरू के फर्स्ट ईयर में यूजुअली ROIs लो होते हैं, 30% 40% मैक्सिमम शायद आप अचीव कर सकते हैं, बहुत होगा तो। लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी ROIs 150%, 200% और उससे ऊपर भी जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या प्रोडक्ट, क्या कैटेगरी चूज की है, उसमें मार्जिन्स क्या थे, दैट रियली मैटर्स। तो मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मैंने जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में देखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग बात करते हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ की कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, स्टॉक्स में पैसा है, शेयर्स में पैसा है, क्रिप्टो में पैसा है। आई वुड स्टिल से कि ई-कॉमर्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं। इफ़ यू इन्वेस्ट इन द राइट प्रोडक्ट इन द राइट मार्केट यू कैन गेट रियली गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। 6 महीने बाद मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती, उनके पास बैकअप में कुछ होता नहीं है। मेजर इशू कैश फ्लो है।
कैश फ्लो मैनेजमेंट अगर आपकी नहीं है तो यू कांट रन एनी बिजनेस। और बाकी जो स्टेप्स की आपने बात करी उसमें डेफिनेटली आपको कंपनी बनानी पड़ती है, रजिस्टर्ड करते हैं, बाहर आप कंपनी यूएस में करते हैं, यूके में करते हैं, फिर बैंक अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, टैक्स आईडी बनती है, ये सब पाकिस्तान से हो जाता है, वर्चुअली आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अमेजोन सेलर आईडी क्रिएट होती है, वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट जाती हैं, चीज़ें होती हैं, अमेजोन प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। देन ऑब्वियसली यू कैन इजीली क्रिएट योर अमेजोन सेलर आईडी। उसमें थोड़े हर्डल्स आती हैं वेरिफिकेशंस के अंदर, मैं तो नहीं कहूँगा कि आसानी से बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगा हुआ है, तो थोड़ी मुश्किलात तो आएंगी, एड्रेस वेरिफिकेशन में भी इशूज आते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आप अमेजोन आईडी बना लेते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेजोन सेलर आईडी हर महीने $40 पर मंथ आपसे पैसे लेता है, चार्जेस लेता है सब्सक्रिप्शन के। तो लोग ये समझते हैं कि भाई ये $40 पे महीने के कट रहे हैं, ये भी हमारी जेब से जा रहे हैं। तो भाई ये दुकान का किराया दे रहे हो आप, यहाँ पे भी दुकानें लेके किराया देते हैं ना, बिल्कुल। तो ये आप दुकान का किराया दे रहे हो, $40 महीना है, और उसके जरिए से आप जितना बेचो, वो उस पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा कि इतना बेचना है सिर्फ आपने, तो उसके जरिए से आप सेलिंग करते हैं। उसमें डिफरेंट फिर चार्जेस होते हैं, अमेजोन अपनी फीसेस लेता है। अगर आप अमेजोन की फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की सर्विस इस्तेमाल करेंगे, जिसको FBA कहते हैं, तो उसके अमेजोन आपसे चार्जेस लेता है, उसकी स्टोरेज फीस लेता है, FBA फीस लेता है। लेकिन उसमें आपकी जिंदगी आसान होती है कि आप पाकिस्तान से या जहां से भी उसको बल्क क्वांटिटीज को अमेजोन वेयरहाउसेस भेज देते हैं, अमेजोन आगे फुलफिलमेंट खुद करता है। ओके। आपको अमेजोन के कस्टमर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ नहीं करने की जरूरत है, अमेजोन खुद टेक केयर करेगा। आपने सिर्फ डैशबोर्ड पे अपना देखना है कितने ऑर्डर आ गए, कितने फुलफिल हो गए, कितने पैसे आ गए, कितने चले गए, ये आप डैशबोर्ड पे मैनेज करेंगे सारा। आपको ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं करता अमेजोन। मींस जितना आप लगा रहे हैं उसे डबल आप अर्न कर लेते हैं। अर्न कर सकते हैं, बट शुरू में वो अर्निंग्स नहीं होती, शुरू में आप नेगेटिव ही होते हो, क्योंकि शुरू में आप बर्न कर रहे होते हो। शुरू में आप शुरू में आप मार्केटिंग पे बर्न करते हो, तो आपके शुरू में पैसे नहीं बनते, बट ओवर द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर योर लॉन्च और प्रोबेबली 8 months आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव में आना शुरू हो जाता है। दानिश, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो हमारे नए कारोबारी अफराद हैं उनको पर्टिकुलरली ज़्यादा किस चीज़ पर पहले फोकस करना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो तो देखें इट्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड, तो उनको सबसे पहले मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए कंटेंट कैसे बनाया जाए। कीवर्ड्स जो बेसिकली होते हैं, उनको कीवर्ड्स की, SEO की और कंटेंट डेवलपमेंट की समझ होनी चाहिए। फिर उनको पता लगेगा कि मार्केटिंग कैसे रिजल्ट देगी, क्योंकि कंटेंट पे डिपेंडेंट है मार्केटिंग। जितना अच्छा कंटेंट डलेगा उतनी अच्छी मार्केटिंग कन्वर्जन्स होंगी। तो मार्केटिंग इज कंप्लीटली और आई वुड से डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ कंटेंट, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू डेवलप। सो आई थिंक कंटेंट की समझ होनी चाहिए, कीवर्ड्स की समझ सबसे अहम होनी चाहिए डिजिटल मार्केटियर को। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है, कौन से कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना, इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। SEO का बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पता हो आपको, और वेबसाइट बिल्डिंग के लिए जो थीम्स बनती हैं, डिज़ाइन बनते हैं, उसकी समझ होनी चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म्स में डेफिनेटली अगर आप बात करें, सोशल्स की तरफ बात करें डिजिटल मार्केटिंग को, तो वहाँ ऑडियंस बिल्डिंग की समझ ज़रूरी है कि ऑडियंस जो मेरी है, जिसको मैंने टारगेट करना है, उसकी डेमोग्राफिक्स, उसमें किस जेंडर को टारगेट करें, किस एज ग्रुप को टारगेट करें, किस इनकम ग्रुप को टारगेट करें, उनके इंटरेस्ट बिहेवियर्स क्या होंगे, वो ऑडियंस बनाना इज़ द की। वो बन गई एक दफा तो जिंदगी आसान है। फिर आपको पता है कि आपके इस कारोबार के लिए यही ऑडियंस, इसी को बेचना है, मैंने इसी को ऐड दिखाना है। रियल एस्टेट वालों को पता है मैंने इन्हीं ऑडियंस को अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बेचने हैं, तो वो उनको मार्केट करना आता होगा। तो ये आपने अगर सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग में सोशल्स की तरफ कि ऑडियंस बिल्डिंग इज द की, मेरे हिसाब से की है। और भी चीज़ें हैं, कंटेंट तो डेफिनेटली है, बाकी सब चीज़ें एक अपना रोल प्ले करती हैं, बट ऑडियंस बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आगे ई-कॉमर्स का कितना स्कोप है, जिस तरीके के हमारे हालात? पाकिस्तान में देखें स्कोप बहुत है, बस इंटरनेट चलने दें तो स्कोप ही स्कोप है। इंटरनेट अगर ठीक चलता रहेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोशन मिलती रहेगी और बड़े लेवल पे काम करते रहेंगे, बड़े इदारे एजुकेशन और अवेयरनेस देते रहेंगे, आई थिंक तो हमारा स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ये यूथ तो बहुत उस तरफ जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। दानिश एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे मतलब लोग आपके पास आते हैं अपने आइडियाज़ लेकर, तो आपने कैसे उनके अंदर पोटेंशियल देखा है? मतलब आप सबसे पहले उनके अंदर क्या फिगर आउट करते हैं कि हाँ ये बंदा जो है कर लेगा या नहीं कर सकता?
मैं सबसे पहले ये गेज करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है या नहीं। और उसमें ऑब्जेक्टिविटी कितनी क्लियर है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड आते हैं, मैं ये भी कर लूँ, अच्छा मैं वो भी कर लूँ, अच्छा मैं ये भी कर लूँ, मैं अमेज़ॉन कर लूँ, फिर मैं वॉलमार्ट भी कर लूँ, मैं एटसी भी कर लूँ, वो बंदा कंफ्यूज्ड ही होता है। तो ऐसे लोगों पे आप इन्वेस्ट करना समझते होगे, शायद मेरे ख्याल से वो मुश्किल हो जाएगा कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो आपकी डायरेक्शन जो है ना वो मेरे हिसाब से शुरू में बहुत मैटर करती है। तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर डायरेक्शन, क्लियर विजन, क्लियर ऑब्जेक्टिव, मुझे ये करना है और मुझे ये करना है। अगर वो क्लैरिटी होती है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस खुद ही नजर आने लगता है इंसान में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नजर आने लगती है कि उसको आप जब घबराने वाली उसके साथ बातें करते हो ना कि यार ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, उसको आप थोड़ी सी नेगेटिविटी या थोड़े से फेलियर के वाकयात भी बताते हो तो वो बंदा घबराने भी लगता है। तो वहाँ से भी चीज़ें गेज होती हैं। तो देखिए यंग जो बंदा होता है ना उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, स्पार्क बहुत होता है, एक्साइटमेंट बहुत होती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बट ऑब्वियसली रियलिस्टिकली उसके अंदर वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी वो विद टाइम आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के मतलब उसको हम ये समझाते हैं कि भाई देखो ये चीज़ें होंगी, बट जज्बात, इमोशंस अटैच नहीं करना बिजनेस में, उसमें नुकसान उठाता है इंसान। तो मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों में और उनके विजन बड़े क्लियर लगते हैं, बातें जब करते हैं तो नज़र आता है नहीं यार ये आगे कुछ करेगा, तो वो फील आ जाता है आपको पहले। तो वो एक गट फीलिंग कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, और उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, उससे आपको अंदाजा हो जाता है। दीज आर द फैक्टर्स जिसके थ्रू आप गेज कर लेते हो कि इस बंदे को, ये बंदा कहाँ तक जा सकता है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपकी कोई एक अचीवमेंट और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अब तक याद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? अचीवमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हैं, आई कैन नॉट नेम अ स्पेसिफिक अचीवमेंट, बट ये कि ग्लोबली भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, वो बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस में बैठना, वहाँ बात करना, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करना, अपनी कंपनी के बारे में विजन बताना, अपना विजन बताना, अपने एक्सपीरियंसेस बताना, तो वो कुछ बड़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो इंटरनेशनल फोरम्स पे मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ बहुत सारी रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। नाकामयाबियाँ भी रही हैं, फेलियर्स भी रहे हैं, सेटबैक्स भी रहे हैं, जिनमें से एक बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट की थी एक जगह, उस पर मैं रिग्रेट करता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट शायद मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में या ब्रांड बिल्डिंग में कर लेता तो शायद बेहतर रहता। तो बस ई कॉमर्स सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी और बहुत बड़ी मिस्टेक थी, अभी तक का वो बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे लिए, एंड आई स्टिल फील कि वो नहीं होना चाहिए था। बट ऐसी चीज़ें हमें मुस्तकबिल के लिए आगाह कर देती हैं, हमारी गलतियों से इंसान सीखता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच दानिश। एक मैसेज जो आप यूथ के लिए देना चाहते हैं? मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, बट वन ऑफ द मैसेज दैट आई वांट टू गिव दैट अभी जो वक्त है उसको आप बिल्कुल ज़ाया ना करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता इन चीज़ों के अंदर कि आप जो है अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दें, बट डिजिटली अपने आप को, डिजिटल सेवी जिसको कहते हैं ना, अपने आप को टेक सेवी, डिजिटल सेवी कर लें, अपनी तैयारी कर लें, टेक्नोलॉजी, टूल्स, AI, सॉफ्टवेयर्स पे अपने आप को ग्रिप में स्ट्रॉन्ग कर लें। जितनी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं तफरीह के पर्पज़ के लिए, उसको टेंजिबल वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऑब्जेक्टिव्स अपने क्लियर रखें, विजन अपना क्लियर रखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, और अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आपको बहुत सारे रास्ते बताएंगे। तो you need to attach your passion and with the objectives you have, and accordingly you will achieve whatever you have in your life. तो मैंने जितने लोगों को पैशनेट देखा है अपनी कामों में, चीज़ों में, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। तो पैशन ज़रूर होना चाहिए, बोर होके बेदिली से काम ना करें, अगर जिस चीज़ में दिल लग रहा है उसमें काम करें और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालें। और ये मत सोचें कि नौकरी में तो 9 से 5 देना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है। भाई अपने कारोबार में 12 घंटे भी देने पड़ते हैं, 16 घंटे भी देने पड़ते हैं, कभी कभार रातों को जागना भी पड़ता है। सो ये जो आसानियां हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो ये सिखाते हैं कि नौकरी से निकल जाओ, बी योर ओन बॉस जो है ना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके अंदर ज़्यादा मसाइल होते हैं, सारे बुरे और अच्छे आपने खुद ही फेस करनी होती हैं चीज़ें। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब फेस करना पड़ेगा। उसके तैयारी के साथ ही आए, कोई भी बंदा ऐसे रातों रात नहीं बना है, आपको भी उसी तरह के स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा जैसे भी एक नॉर्मल इंसान उन स्ट्रगल से गुजरता है। आपकी जर्नी भी वैसे ही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच दानिश, वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विथ यू, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दानिश, आप बिज़माइंड आए, पहली दफ़ा आए हैं, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा?
इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने इधर चीज़ें बनाई हुई होंगी और इन्वायरमेंट इज़ गुड, दिस सेटअप इज़ वेरी गुड, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑब्वियसली डिस्कस मोर अबाउट दिस, ग्रेट, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।